हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है हैंड इन नोट्स पॉलिटी सीरीज में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये पॉलिटी का वो टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके दो कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला कि ये पूरी की पूरी पॉलिटी के ग्लिम्स देता है, एक झलक देता है, यहीं से पूरी पॉलिटी आगे चल के ब्रॉड में डिस्क्राइब होती है। दूसरी चीज़ ये है कि इसी ग्लिम्स में से ऐसे क्वेश्चन चुरा लिए जाते हैं जो लोगों को पता भी नहीं चलते और ऑप्शन मिल जाते हैं, बाद में लोग गलतियां करके आते हैं। इजी टॉपिक है, ढंग से पढ़ोगे तो पूरी के पूरे मार्क्स सिक्योर होने की पूरी गारंटी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो ये हमारा है फर्स्ट शेड्यूल। इट लिस्ट द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद देयर टेरिटोरियल बाउंड्रीज। इसका मतलब क्या होता है कि जितने राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं प्लस उनके जो सीमाएं हैं उनको पूरी तरीके से मेंशन करके रखा गया है, डॉक्यूमेंट करके रखा गया है, वो हमारा है फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं। ये कवर करता है प्रोविजंस रिलेटेड टू द एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑफ। इसका मतलब क्या है, भारत में जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट पोस्ट है, टॉप मोस्ट पोस्ट के लोग हैं, उनकी सैलरी, ठीक है, उनके अलाउंसेस जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गए या फिर उनकी सुविधाएं, वो सारी चीज़ें सेकेंड शेड्यूल में मेंशन कर दी गई हैं। सेकेंड शेड्यूल में बहुत ही आराम से एक ट्रिकी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो सेकेंड शेड्यूल में मेंशन है ही नहीं। तो जितने लोग मेंशन है, कम लोग हैं उनको हम याद कर लेंगे, जो मेंशन नहीं होंगे वो आराम से क्लैरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, दी प्रेसिडेंट सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन हो गई, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स आराम से इसको याद कर लेंगे। फिर हम चलते हैं सीधे सीधे दिल्ली में। भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में दो बहुत महत्वपूर्ण, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा के स्पीकर ले लेंगे, डिप्टी स्पीकर को ले लेंगे, राज्यसभा के चेयरमैन को ले लेंगे, डिप्टी चेयरमैन को ले लेंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। अब आते हैं हम राज्यों की राजधानी में। हर राज्य में एक विधानसभा होती है और कुछ राज्यों में विधान परिषद होती है। जो नहीं होती वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम याद रखेंगे विधानसभा के जितने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनको हमने शामिल कर लिया है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को शामिल कर लिया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हमने शामिल कर लिया है, हाई कोर्ट के जज को शामिल कर लिया है, और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में कहते हैं कैग। कैग का उद्देश्य होता है कि सरकारी जितने ऑफिसेस हैं, जितनी सरकारी कंपनियां हैं, उसमें जाके कोई अगर खरीदारी या लेन देन या कोई प्रकार की गड़बड़ी न करे, इसीलिए उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच परख करता है। ठीक है, तो हमारे पास करीब 9 पोस्ट हो गए, इनको हम जबान पर रट के रखेंगे। दिल्ली को याद करेंगे सीधे सीधे, लोकसभा राज्यसभा है, यानी कि इनके दोनों मेंबर्स हो जाएंगे। देश की राजधानी की बात हो गई। अब आते हैं राज्य की राजधानी में। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद होती है। यहाँ पे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, आराम से इसको याद कर सकते हैं। थर्ड शेड्यूल में आते हैं। थर्ड शेड्यूल में यह है कि कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशन फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं, इसके अलावा और भी ऑफिसेस हैं। उनकी शपथ ग्रहण कराता है, अफर्मेशन कराता है जब वो ऑफिस में जाने के पहले दिन से, यानी कि पहले उस शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद वो ऑफिशियल पोस्ट को संभालेंगे। ये हमारे थर्ड शेड्यूल मेंशन है। फोर्थ शेड्यूल डील्स विद द एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा फॉर ईच स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। स्टेट में और यूनियन टेरिटरी में जितनी राज्यसभा की सीटें निकल के आएंगी वो हमारा फोर्थ शेड्यूल डिसाइड करता है। पांचवा शेड्यूल की बात करते हैं। ये क्या करता है, इसका काम ये है कि ये प्रोवाइड्स करता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शासन प्रशासन, कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। थोड़ा सा अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत के 10 राज्य के जितने जितने क्षेत्र हैं, कस्बे हैं, जो शेड्यूल एरिया में जो गाँव आते हैं, उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक बना दी गई है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यानी कि जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं उनकी जन समस्याओं को सुनना और सरकार तक प्रस्तुत करना। खासकर एक गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं और गवर्नर रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को। और एक बात हम जान के रखेंगे कि किसी भी एरिया को अगर शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करना है तो वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, या शेड्यूल एरिया हटाना है तो प्रेसिडेंट कर सकता है, लेकिन गवर्नर के रिकमेंडेशन पे बाइंडिंग नहीं है। यानी गवर्नर सलाह तो दे सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट माने या ना माने ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पांचवा शेड्यूल हमारा क्या बताता है कि ये शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, जो कि 10 राज्यों के सीमाओं में पाए जाते हैं। छठा शेड्यूल हमारा जो है वो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आपको लग रहा होगा दोबारा क्यों रिपीट कर रहे हैं। सिक्स शेड्यूल और पांचवें शेड्यूल में एक बहुत ही खास डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। अभी हमने पढ़ा था कि 10 राज्यों में शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब को जो एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है वो पांचवें शेड्यूल दिखता है। छठा शेड्यूल में कुछ हमारे ऐसे राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, उनके लिए खास तरीके से बनाया गया है। ठीक है, वो कैसे अलग है मैं आपको बताता हूँ और कैसे इनको याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं कभी कभी, तो उनको याद करने का मैं आपको ट्रिक भी दे रहा हूँ। बादल और चाय की मित्रता। बादल मतलब मेघालय, मेघालय में बारिश ज़्यादा होती है। चाय आसाम में मिलती है। और मित्रता का मतलब होता है मी से मिजोरम,
और त्रिता का मतलब होता है त्रिपुरा, ठीक है। बादल और चाय की मित्रता, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा के जो शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उस स्टेट को उसको गवर्न करने के लिए हमारे शेड्यूल 6 में मेंशन किया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 5th शेड्यूल में हमारे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, उसी प्रकार से हमें 6ठे शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसी प्रकार से यहाँ पे कार्य करती है। ट्राइबल एरियाज़ की जो समस्याएं हैं वहाँ पे सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग कानून में चेंजेस करवाते हैं या फिर रिकमेंडेशन देते हैं। 7th शेड्यूल डिवाइड्स लेजिस्लेटिव पावर्स, यानी कानून बनाने की शक्तियाँ बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स थ्रू 3 लिस्ट। सिंपल है, देखो भारत में एक यूनियन गवर्नमेंट होती है यानी केंद्र सरकार होती है, एक होती है राज्य सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार क्या होती है कि उसके कुछ क्षेत्र में जहाँ पे वो कानून बनाती है वो अपने एरिया दायरे पे कार्य करती है। राज्य सरकार के अपने दायरे हैं, लेकिन एक दायरा और है जहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम करती हैं, उनको हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट में क्या होता है, उन चीज़ों के नाम रखे गए हैं कि आप इन चीज़ों पे काम करेंगे। यूनियन लिस्ट में यूनियन के लिए बना दिया गया है, जिससे कि डिफेंस हमारे बाहर की चीज़ों को यूनियन गवर्नमेंट देखेगी, करेंसी को देखेगी, विदेश मंत्रालय को यूनियन गवर्नमेंट देखती है। राज्य सरकारें अपने स्थानीय मुद्दों को देखती हैं जिस प्रकार से उसके राज्य हैं, जैसे कि वहाँ पे एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट कैसे है। उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर रिक्वायरमेंट अलग से है, मध्य प्रदेश की अलग होगी, आंध्र प्रदेश की अलग होगी। वहाँ के लोकल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में देखेगी, वहाँ के हॉस्पिटल्स यानी कि पब्लिक हेल्थ के बारे में देखेगी, स्टेट देखते हैं। एजुकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कंकरेंट लिस्ट में आता है। इसमें पूरी लिस्ट के नंबर्स दे रखे हैं, 20-20, 30-30 नंबर हैं, और उसमें हम बाद में जाके आगे डिटेल में करेंगे। तो यहाँ से होपफुली आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इसका मतलब क्या है। शक्तियों का बंटवारा होता है राज्य, केंद्र और दोनों शक्तियाँ, यानी कि कंकरेंट लिस्ट। 8th शेड्यूल से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। 8th शेड्यूल क्या कहता है कि इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई है भारत के द्वारा, 22 लैंग्वेज है, ठीक है। इसके बारे में आगे जानते हैं। 1950 में हमारे पास सिर्फ 14 लैंग्वेजेस ही थी। बाद में हमने इन 4 लैंग्वेजेस को विभिन्न वर्षों में ऐड करते चले गए, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद फिर हमने एक और अमेंडमेंट कर डाला आखिरी में, वो था 92वां अमेंडमेंट 2003 में। हमने उसमें जोड़ा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं और जोड़ दी। अब हमारे पास कितने हो गए, 14 पहले थे, 4 हमने विभिन्न वर्षों में जोड़े, फिर 4 और जोड़े, फिर हमारे पास कितनी हो गई, 22 भाषाएं इस समय हो गई हैं। यहाँ से क्वेश्चन इतने ज़्यादा बनते हैं जिसको आपको अंदाजा भी नहीं होगा। इसको पहले हम याद कैसे कराएंगे। इसको याद करने का तरीका, बोडो, पहला शब्द याद कर लो बोडो, बोडो से बोडो बन जाएगा और डो से डोगरी बन जाएगा, ठीक है। बोडो में 2 आ गए। मैथिली और संथाली एक तरह से हो जाएंगे, संत मैं संत, मैथिली संथाली, ठीक। बोडो मैं संत, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। इसमें क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी भाषा नहीं है। सबसे बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन बन के आता है वो है भोजपुरी। भोजपुरी भारत के 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में कोई एक भाषा नहीं है। ना कि भोजपुरी है, ना कि मगही है, ना कि राजस्थानी है, ना कि टूलू है। ये लैंग्वेज 22 लैंग्वेज के शेड्यूल में नहीं आते हैं। तो 22 भाषाएं हमारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल में मेंशन की गई हैं। 9th शेड्यूल, इट कंटेन्स एक्ट्स एंड रेगुलेशंस दैट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। सिंपल शब्द में, एक शब्द में याद करने का तरीका क्या है कि जितने लैंड रिफॉर्म्स थे ये 9th शेड्यूल में किए गए थे। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 यानी कि पहले संविधान संशोधन में पहले बात 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था और ये लैंड रिफॉर्म्स से जुड़े हुए हैं। इसके पीछे एक कारण है, सरकार जो भी कानून बनाती है उसको सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि कहीं ये कोई वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, और कोई इधर उधर के कानून हैं तो वो उसको कैंसिल आउट कर देती है। 9th शेड्यूल इसीलिए जोड़ा गया था कि इसके जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें रिव्यू न कर पाए। और इसमें क्या था कि एग्रेरियन रिफॉर्म्स यानी कि जो खेती बाड़ी किसानों के लेकर रिफॉर्म्स थे। फिर क्या हुआ, आगे चल के जो समय बीतता गया 1951 से लेकर बहुत सारे इसमें कानून बनाए गए और उसको उठा के लोग क्या करते थे 9th शेड्यूल में डाल देते थे ताकि सुप्रीम कोर्ट इसमें रिव्यू न कर पाए इसको। लेकिन एक ऐसा केस हुआ 2007 में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, और उस केस का नाम था IR कोल्हो केस। 2007 का केस था, उसमें कहा था कि 9th शेड्यूल पूरी तरीके से इम्यून नहीं है जुडिशियल रिव्यू से। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि 9th शेड्यूल में आप कुछ भी डाल दो और सरकार से कोई जवाबदेही न हो और सुप्रीम कोर्ट उसको चेक ही ना करे, ऐसा नहीं था। तो 9th शेड्यूल में इस चीज़ को लेकर डिबेट है, हमें इसमें नहीं पढ़ना है। हमें याद रखना है कि IR कोल्हो का केस 2007 का था और 9th शेड्यूल हमारे एग्रेरियन रिफॉर्म्स यानी कि लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बनाई गई है। और एक बात हम और याद रखेंगे कि जो हमारा संविधान बना था तो हमारे पास 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। लेकिन हम तो नवा शेड्यूल पढ़ रहे हैं, यानी कि ये शेड्यूल हमारे नए ऐड हुए थे जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से ऐड हुए थे। ये सारे हमारे नए हैं, 8 के बाद जितने आएंगे सारे के सारे नए हैं। और हमारे पास टोटल कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं। 10th शेड्यूल की बात करते हैं, डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ 10वें शेड्यूल को दर्शाता है। ये क्या है, देखो जब पॉलिटिकल पार्टियां
चुनाव जीतती हैं तो उनके मेंबर्स चुनाव जीतते हैं वो अक्सर दल बदलू हो जाते हैं, किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार में डिसबैलेंस आ जाता है। तो उसमें कुछ केसेस दिए गए थे कि जितने एमपी और एमएलए हैं वो 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत अगर वो दल बदलू वाला काम करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसकी कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ आपको। वॉलंटरी गिव अप मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट दे वर इलेक्टेड। देखो कोई एक पर्सन है, अगर उसने चुनाव जीत लिया है किसी पार्टी के टिकट से, पर कोई एक पार्टी की मेंबरशिप उसको लेनी पड़ती है। हर एक पार्टी के अपने यहाँ मेंबरशिप सिस्टम चलता है। मेंबरशिप उसने ले रखी है, चुनाव जीत गया, उसने क्या किया, मेंबरशिप ही गिव अप कर दी, मैं वो मेंबर ही नहीं उस पार्टी का, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरा केस क्या है, वोटिंग और अब्सटेनिंग कंट्रेरी टू द डायरेक्शन द पॉलिटिकल पार्टी। देखो लोकसभा राज्यसभा में कभी कभी वोटिंग होती है, कभी कभी कॉन्फिडेंस को लेकर वोटिंग होती है, या फिर कोई अमेंडमेंट करना होता है तो वोटिंग होती है। कहीं कहीं सिंपल मेजोरिटी चाहिए, कहीं कहीं स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो पार्टी बताती है कि भाई इस चीज़ पे हमें वोटिंग करनी है, हमें इस पक्ष में वोटिंग करनी है। अगर उनके मेंबर्स जो चुन के हुए आए हुए हैं अगर नहीं मानते बात को तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, या फिर वो वोट ही नहीं करते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जो पॉलिटिकल पार्टी कहेगी वो उनको करना पड़ता है वोटिंग के टाइम पे, ठीक है। कोई अगर इंडिपेंडेंट है, देखा होगा आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट प्रत्याशी होते हैं, चुनाव जीत के जाते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट है, वो जीत के इंडिपेंडेंट गए हैं, बाद में किसी पार्टी में जुड़ गए, बोले कि हम ये नहीं उस पार्टी में हैं, यहाँ से जीत के गए थे, लोगों को बताया गए थे कि हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके कहीं और जुड़ गए, तो फिर वो बाहर हो जाएगा। एक ट्रिकी पॉइंट इसका और बनता है जो सबसे खतरनाक है, वो है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं अपने यहाँ लोकसभा राज्यसभा में, जैसे उनकी सीट्स का लोकेशन है। अगर उनको नॉमिनेट करके मेंबर बना दिया गया, राज्यसभा का बना दिया गया, और वो 6 महीने बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, याद रखिएगा 6 महीने बाद मेंबर बनेंगे, फिर 6 महीने बीत जाएंगे, फिर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ऊपर वाले केस में क्या है, कोई इंडिपेंडेंट अपने बल पर जीत गया है, बाद में कह रहा है कि नहीं हम उस पार्टी में जाएंगे, तो वो चला जाएगा। क्वेश्चन हमारे यही दोनों से हमारे बनते हैं, तो इसको हम याद रखेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन किस ग्राउंड पे होती है। फिर आते हैं 11वां शेड्यूल हमारा है, सबसे महत्वपूर्ण है और ये खेती खलिहानी को लेके है। स्पेसिफाइज द पावर्स, शक्तियाँ, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, रूरल लोकल गवर्नमेंट, एम्पावरिंग लोकल सेल्फ गवर्नेंस। देखो जितने पंचायत हमारे हैं, ठीक है, ये पंचायत हमारे कैसे आए थे। 73वां जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, ये दोनों याद रखेंगे हम, डेट भी और इसका अमेंडमेंट का नाम भी। इसमें उसके जो ग्राम पंचायत है उनकी पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेसिफाई करता है। 29 आइटम्स की लिस्ट दे रखी है कि पंचायत ये काम कर सकती हैं, लेकिन ये सारे के सारे काम सारे राज्य की पंचायतें नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि उस राज्य में जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को ऐसा काम करने के लिए कहेगी कि आप इस टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो 29 के 29 कोई ज़रूरी नहीं कि पंचायत को सारे पावर मिल चुकी हों, वो राज्य के लेजिस्लेचर उस चीज़ को डिसाइड करते हैं, वो यहाँ पे दे रखा है। हो सकता है तेलंगाना के जो राज्य हैं वहाँ के गाँव में कुछ ज़्यादा अलग तरीके से ज़्यादा फोकस करना हो, तो वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर ने अपने गाँव को बता दिया कि पंचायत में ये पावर आपको दे दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं उनके लिए अलग दी जा रही है। हो सकता है 29 के 29 पावर दे दी जाए, तो ऐसा होता है। फिर हमारा आया 12वां शेड्यूल, ये हम शहर की तरफ चलते हैं गांव से। इसमें क्या होता है, लिस्ट द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपलिटीज़, यानी कि नगर पालिका के बारे में बातें करता है। ये हमारा 74वां अमेंडमेंट है। कब आया था, 1992 में, याद रखेंगे। 73 के बाद 74, यानी कि 11 के बाद 12। सेम चीज़ है, पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है। और स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, बताता है कि म्यूनिसिपलिटीज़ किन किन एरिया पे कार्य कर सकते हैं। इनके पास 18 कामों की लिस्ट होती है, और जो ग्राम पंचायत होते हैं उनके 29 कामों की लिस्ट होती है। म्यूनिसिपलिटीज़ जो कि नगर पालिका में है, हम लोग को पता ही होगा, जैसे कि कूड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी है, साफ़ सफाई है, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन है, गरीबी दूर करो, इस तरह की चीज़ों में उनका योगदान रहता है। उनके लिए कार्य डिसाइड किए जाते हैं, उनकी सीमाएँ तय की जाती हैं। तो ये रहा हमारा छोटा सा टॉपिक जो कि 12 शेड्यूल को दर्शाता है, 12 के 12 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन को दर्शाता है। पूरी आपको ग्लिम्स मिल गई होगी। कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपको डिटेल में यहाँ से आप कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पे एक आइडिया ले लिया है। कोई डाउट या फीडबैक हो तो जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, और कोई और नेक्स्ट टॉपिक्स पर नोट्स चाहिए या फिर कुछ जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं उसके लिए प्रोवाइड कराऊँगा छोटे छोटे वीडियोज़ उसके लिए। और कोई डाउट या फीडबैक हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं आप, मैं उसको ज़रूर कमेंट में सुनूंगा। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। आप यहाँ से कुछ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कुछ आपको अच्छा लग रहा हो, नोट्स आपको रिवाइज करने में आसानी हो रही हो। तो बस आज के लिए इतना ही।